हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने पूरा एक तो चैप्टर थोड़ा सा रिवाइज किया। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्टार्टिंग से लेके पूरा हमने पढ़ा। कैरेक्टरिस्टिक्स, ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, और बाद में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एज अ फ्रेंड और फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पूरा हमने रिवाइज किया। फिर बाद में हमने लेक्चर में शुरू किया था हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। देन एज वी नो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किस तरीके से हमारे लिए हार्मफुल है, तो दे आर डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फिर हमने देखा था कि दोज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच कॉज डिजीज आर कॉल्ड पैथोजेंस। ठीक है, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि हमारे बॉडी के अंदर या तो फिर एनिमल या प्लांट के बॉडी के अंदर अलग अलग तरीके के डिजीज क्रिएट करते हैं, दिस आर नोन एज पैथोजेंस। उनको क्या कहा जाता है? पैथोजेंस कहा जाता है, जर्म्स कहा जाता है। ठीक है, फिर अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी भी बॉडी के अंदर डिजीज किस तरीके से करेगा, कॉज करेगा या क्रिएट करेगा, तो सीधी सी बात है कि वो बॉडी के अंदर जाएगा तब। ठीक है, तो हमने देखा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो हमारी बॉडी में किस तरीके से जाते हैं। तो दे कैन गो थ्रू एयर। ठीक है, हम एयर जो ब्रीथ करते हैं उसके थ्रू वो हमारे बॉडी के अंदर एंटर हो सकते हैं। फूड और द वाटर, हम जो भी फूड या वाटर कंज्यूम करते हैं तो उसके थ्रू वो हमारे बॉडी के अंदर एंटर हो सकते हैं। इफ फूड एंड वाटर आर कंटेमिनेटेड, बिगड़े हुआ हमारे पास फूड है या तो फिर वाटर है, या वैसा बिगड़ा हुआ फूड या वाटर हम कंज्यूम करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे बॉडी के अंदर एंटर होंगे। ठीक है, फिर हमने देखा था कि इन्फेक्टेड इंजेक्शंस या मतलब कि इंजेक्शन के नीडल्स जो है वो हमारे बॉडी में क्या कर सकते हैं? माइक्रोब्स एंटर कर सकते हैं। मतलब कि कोई इन्फेक्टेड पर्सन के ऊपर यूज किया गया नीडल हो और वो हमारे ऊपर यूज किया जाए। ठीक है, इसके साथ साथ में मैंने आपको ब्लेड का भी एग्जांपल दिया था कि जो यूजुअली सैलून या तो फिर बार्बर शॉप विजिट करते हैं तो वहाँ पे कहीं ना कहीं ब्लेड की ज़रूरत पड़ती है, तो वो ब्लेड जो है वो भी न्यू वन होना चाहिए। ठीक है, ना कि यूज्ड ब्लेड होना चाहिए। ठीक है, तो वो भी क्या कर सकता है? इन्फेक्शन फैला सकता है। ठीक है, कम्युनिकेबल डिजीज हमारी बॉडी में क्रिएट कर सकता है या पैथोजन एंटर कर सकता है। फिर हमने देखा था कि कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ फिजिकल कांटेक्ट करने पे भी वो हमारे बॉडी के अंदर क्या हो सकते हैं? पैथोजेंस एंटर हो सकते हैं। सो दिस आर द वेज बाय विच दिस पैथोजेंस कैन बी एंटर्ड इनटू आवर बॉडी। ओके, बाकी का वे था थ्रू कैरियर्स यानी कि मॉस्किटो और हाउस फ्लाई, वो अभी हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। पर ये जो है वो हम कह सकते हैं कि कॉमन वे है कि जिसके थ्रू क्या हो सकते हैं कि ये डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स हमारे बॉडी के अंदर क्या हो सकते हैं? एंटर हो सकते हैं, या पैथोजेंस जो है वो हमारे बॉडी में एंटर हो सकते हैं। ठीक है, और इनसे होने वाले डिजीज को हमने क्या कहा था? कम्युनिकेबल डिजीज। तो इसके साथ साथ में हमने इनसे प्रिवेंशन भी देखा था। तो इनका प्रिवेंशन क्या है कि हमें कोशिश यही करनी है कि ये पैथोजेंस इन इन तरीकों से हमारे बॉडी में एंटर ना हो या उनको हम एंटर होने से रोके। ठीक है, तो एयर के थ्रू ये कम्युनिकेबल डिजीज कैसे फैलते हैं, तो मैंने बताया था कि ग्रुप ऑफ पीपल्स आर देयर, sorry, group of people are there, okay, and somebody sneezes or coughing in front of all, then he or she is releasing the droplets of the microbes or disease causing microbes into the environment. Now the people surrounding him or her will breathe or will respirate or will inhale the air, then through that air they will inhale the microbes also, और इस तरीके से माइक्रोब्स उनके बॉडी के अंदर चले जाएंगे। ठीक है, कोई बंदा ग्रुप में खड़ा है और वो हम कह सकते हैं खांसेगा या छींकेगा, तो वो माइक्रोब्स या माइक्रोब के ड्रॉपलेट्स वगैरह क्या करता है? एनवायरनमेंट में रिलीज करता है। ठीक है, और सराउंडिंग में खड़े हुए बंदे जो है वो अगर एयर इनहेल कर रहे हैं तो क्या करेंगे? वो माइक्रोब के ड्रॉपलेट्स भी इनहेल कर देंगे, और इस तरीके से ये डिजीज एयर के थ्रू फैलते हैं। कम्युनिकेबल डिजीज जो है जिसमें हम कॉमन फ्लू कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, और अभी जो आपके पास सामने रिसेंटली एक तो एग्जांपल है ही जिसकी वजह से हम डिस्टेंस में हैं। ठीक है, तो इनका हम कह सकते हैं कि प्रिवेंशन क्या हो सकता है। तो एक है रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, स्पेसिफिक हम कह सकते हैं कि फ्लू है, कफिंग है, स्नीजिंग है, तो इन सभी के ड्यूरेशन में कभी भी अगर व्हाइल वी आर स्नीजिंग और कफिंग, एट दैट टाइम वी हैव टू कवर आवर माउथ बाय हैंड, बाय एल्बो और बाय हैंकी। ठीक है,
और अगर हम कह सकते हैं कि सिचुएशन क्रिटिकल है तो वी शुड कवर आवर फेस बाय मास्क। ओके, तो जो हम एयर इनहेल करेंगे वो हमारा नोज पार्ट जो है, ठीक है, और माउथ पार्ट जो है वो पूरा क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा, ठीक है, कि जिसके थ्रू ये माइक्रोब्स हमारे बॉडी के अंदर नहीं एंटर हो सकते, ठीक है। तो इसलिए मास्क पहनना ज़रूरी है। देन फूड एंड वाटर, तो वो हमेशा फ्रेशली कुक्ड फूड होना चाहिए, ठीक है। आज तो नहीं पर कल के मतलब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ये हम फूड प्रिजर्वेशन और उसके टेक्निक्स वगैरह ऑब्जर्व करेंगे कि हाउ कैन वी प्रिजर्व फूड और सम काइंड ऑफ फूड फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। ओके, उसमें काफ़ी सारे एग्जांपल्स और अलग अलग मेथड्स हम डिस्कस करेंगे। और अदरवाइज फूड जो है वो फ्रेशली कुक्ड होना चाहिए, काफ़ी समय तक रखा हुआ फूड नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये हमने कल देखा था, और मैंने आपको एग्जाम्पल भी पानी पूरी वाला और वो सब दिया था कि हम जानते नहीं है कि कब तक वो कब कितना पुराना चीज़ें हमें खिला रहा है। और वाटर बॉल्स मतलब उसमें वाटर भी रहेगा, वो भी फ्रेश वाटर है कि नहीं है, उसकी कोई इंश्योरिटी हमारे पास है नहीं, ठीक है। तो लाइकवाइज ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है, जनरल एग्जाम्पल था, ठीक है। अदरवाइज हम जो भी फूड कंज्यूम करते हैं वो फ्रेशली कुक्ड और वेल कुक्ड होना चाहिए, और वाटर जो भी हम कंज्यूम करते हैं वो कैसा होना चाहिए, प्योरीफाइड होना चाहिए, वैसा हमने देखा था इसके प्रिवेंटिव मेजर्स में। फिर इसमें हमने देखा था कि हमेशा ब्लेड्स है, नीडल्स है, तो ये सारी चीज़ें हमें यही इंसिस्ट करना चाहिए कि वो हमारे सामने ही अनरैप करे, चाहे डॉक्टर्स है, नर्सिस है, या सैलून पर्सन या बार्बर है, जो भी है, ठीक है। तो वो हमारे सामने ही नए नीडल्स है या तो फिर ब्लेड्स वगैरह जो भी है वो अनरैप करे और वो हमारे बॉडी के ऊपर अप्लाई करे या यूज़ करे, जो भी है, ठीक है। देन अगर हमें मालूम है कि पर्सन इज इन्फेक्टेड विद वन और द अदर डिजीज, देन वी शुड अवॉइड फिजिकल कांटेक्ट विद द पर्सन, ठीक है। तो ये कम्युनिकेबल डिजीज थे और उनके प्रिवेंटिव मेजर्स थे जो कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे, ठीक है। तो अब होपफुली आप लोगों ने वो रीड भी कर लिया होगा, मैंने आपको बोला था नोट्स में से, ठीक है। सो अब हम आगे बढ़ेंगे कि ये जो डिजीज है या पैथोजेंस है, जर्म्स है, वो कैरियर्स के थ्रू किस तरीके से फैलते हैं। अब कैरियर्स इन द सेंस क्या, तो कुछ ऐसे इंसेक्ट्स हैं और वो इंसेक्ट्स क्या करते हैं, अपने साथ इस तरीके के पैथोजेंस को, जर्म्स को कैरी करते हैं। कैसे पैथोजेंस या जर्म्स, मतलब हमें पता है कि डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, तो कई सारे मतलब खास करके मेनली तो हमारे दो ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो कि क्या करते हैं, अपने साथ में इस तरीके के पैथोजेंस को कैरी करते हैं, ठीक है, अपने बॉडी में या किसी भी तरीके से। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज कैरियर्स ऑफ द पैथोजेंस, ठीक है। उनको क्या कहा जाता है, कैरियर्स कहा जाता है। कौन कौन से ऐसे दो इंसेक्ट्स है, तो वो है मॉस्किटोज एंड हाउस फ्लाई, ठीक है। ये ऐसे दो इंसेक्ट्स हैं जो कि अपने बॉडी के अंदर काफ़ी मात्रा में अलग अलग तरीके के माइक्रोब्स या पैथोजेंस जो है वो कैरी करते हैं, ठीक है। और इनके थ्रू ये पैथोजेंस हमारे घर में, हमारे बॉडी में कहीं ना कहीं आ जाते हैं, ठीक है। तो कैसे, तो सबसे पहले हम देखते हैं हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई मतलब हम कह सकते हैं कि इसका जन्म स्थान ही बहुत गंदा होता है। क्यों, क्योंकि हाउस फ्लाई यूज टू ब्रीड ऑन द गार्बेज, ठीक है, जो कूड़ा कचरा डिकम्पोजिंग मटेरियल होता है, वहीं पे हाउस फ्लाई क्या करेगी, अपने अंडे देगी और वहीं पे उनका ब्रीडिंग होगा और वहीं पे वो बॉर्न होगी, ठीक है। तो हाउस फ्लाई जो है वो हमेशा कचरे के ढेर पे बहुत ज़्यादा होती है। अब ये हाउस फ्लाई वहां से क्या करेगी, अपने साथ अलग अलग तरीके के पैथोजेंस कैरी करेगी। अगर आप हाउस फ्लाई को ध्यान से कभी देखोगे, मतलब उसका इमेज या कुछ, तो आप देखोगे कि उसके लेग में अलग अलग तरीके के हेयर्स और वैसा स्ट्रक्चर होता है उसकी बॉडी का। अब वैसे स्ट्रक्चर वाली हाउस फ्लाई जो है, ठीक है, वो गार्बेज के ऊपर बैठेगी, तो गार्बेज डिकम्पोजिंग मटेरियल है, तो उसके ऊपर काफ़ी सारे अलग अलग तरीके के बैक्टीरिया है, हम कह सकते हैं कि और तो कोई भी पैथोजेंस वगैरह होते हैं, वो उसके लेग पे या हेयर पे या उस पर बैठ जाते हैं। अब ऐसे हाउस फ्लाई जो है वो उड़ते उड़ते हमारे घर में आएगी, ठीक है, घर में एंटर होगी तो हमारे फूड के ऊपर बैठ सकती है, अलग अलग सरफेस के ऊपर बैठ सकती है। तो वहाँ पे वो ये इस तरीके के माइक्रोब्स जो है या पैथोजेंस जो है उनको क्या करेगी, छोड़ देगी, ठीक है, जहाँ जहाँ वो बैठेगी वहाँ पे, ठीक है। और इस तरीके से ये पैथोजेंस जो है वो हमारे बॉडी में एंटर होंगे या हमारे घर में एंटर होंगे। फूड पे बैठी होगी, वैसा फूड अगर हम कंज्यूम करेंगे तो हमारे बॉडी में भी ऐसे पैथोजेंस जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, एंटर हो जाएंगे। तो दिस इज हाउ हाउस फ्लाई कैरी द पैथोजेंस, ठीक है। वो किस तरीके से पैथोजेंस कैरी करती है, तो गार्बेज पे बैठती है, गार्बेज जो होता है वो
डिकम्पोजिंग मटेरियल इसके लिए वहाँ पे बैक्टीरिया ये सारी चीज़ें ज़्यादा होगी, ठीक है। और वो हाउस फ्लाई जो है वो ऐसी चीज़ें कैरी करेगी, ठीक है, यानी कि पैथोजेंस कैरी करेगी। अब ये तो हुआ कि भाई हाउस फ्लाई हाउ एग्जैक्टली इट स्प्रेड्स द डिजीज, ओके। नाउ प्रिवेंटिव मेजर्स, ओके, कि हाउस फ्लाई से हम हमारे अपने आप को और हमारे घर को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज कि उसके जन्म स्थान को ही क्या कर दो, क्लीन कर दो। मतलब कि जो हमारी आदत है कि हम इधर उधर कहीं पे भी कूड़ा कचरा फेंक देते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। एक प्रॉपर गार्बेज का मैनेजमेंट होना चाहिए, ठीक है। ये मॉस्किटोज के ब्रीडिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है इस वजह से कि गार्बेज का प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए, ठीक है। हमेशा गार्बेज जो है वो हमें किसमें, लीड वाले डस्टबिन में ही डालना चाहिए, यानी कि ढक्कन वाले डस्टबिन में डालना चाहिए। डस्टबिन कवर्ड होना चाहिए, सिर्फ डस्टबिन होना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर ओपन डस्टबिन है तो ऑफकोर्स वो हाउस फ्लाई वहाँ पे भी बैठेगी, ब्रीडिंग भी होगा और वो वहाँ से घर पे भी आएगी। इसलिए जो डस्टबिन है वो हमेशा लीड वाला ढक्कन वाला होना चाहिए, जो कि कवर्ड होना चाहिए, ताकि ये हाउस फ्लाई का प्रॉब्लम वहाँ पे ना हो या ब्रीडिंग वहाँ पे ना हो, ठीक है। प्लस दूसरी जो हमारी आदत है कि डस्टबिन जहाँ पे है तो डस्टबिन के अंदर हमें कचरा डालना चाहिए, ना कि डस्टबिन के सराउंडिंग में। आपने कई बार ऑब्जर्व किया होगा कि म्यूनसिपालिटी का डस्टबिन जहाँ पे भी रखा जाता है, ठीक है, तो उसके अंदर कम कचरा होता है और सराउंडिंग में ज्यादा कचरा होता है, ठीक है। ऐसे ऐसे टू व्हीलर पे जा रहे हैं और ऐसे फटाक करके कचरा फेंक के चल दिए, ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। दिस रिप्रेजेंट्स आवर कंट्री, दिस रिप्रेजेंट्स आवर एजुकेशन, वी कैन से दैट हाउ मच वी आर एजुकेटेड, ओके। अब आप कहोगे कि सर अभी आपको मालूम ही तो है, उधर जा नहीं सकते, उधर सराउंडिंग में इतना कचरा होता है, तो हमने एक थोड़ा सा डाल दिया तो उसमें और क्या फर्क पड़ जाएगा, जुड़ जाएगा उसमें। पर ऐसा नहीं है, शुरुआत हमें करनी है, ठीक है। तो धीरे धीरे लोग भी करेंगे, ठीक है। As such, we people are the future of our country, so we have to take care of this, okay। so हमेशा हमें गार्बेज जो है वो प्रॉपर डस्टबिन में या कवर्ड डस्टबिन में ही डालना चाहिए और उसका प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए, ठीक है, कि वो कहीं पे भी इधर उधर ना फैले, ठीक है। प्लस हमारे सराउंडिंग में अगर आजू बाजू में कोई खाली प्लॉट है तो वहां पे कुछ भी हमने फेंक दिया, ठीक है, पिल्स है या एप्पल खा के फेंक दिया या ऐसी कोई भी चीज, तो वो अल्टीमेटली हमारे लिए हार्मफुल होगी। भले प्लॉट खाली है, उसमें आप चाहो उतना कचरा डालो, लेकिन वो कचरा धीरे धीरे उधर ही डिकम्पोज होगा, उधर ही माइक्रोब्स बढ़ेंगे और उधर ही हाउस फ्लाई और मॉस्किटोज का ब्रीडिंग होगा और वो वहीं से हमारे घर में आएंगे, ठीक है। इसलिए ऐसा नहीं है कि भाई हमारे नज़दीक में आजू बाजू में कोई प्लॉट खाली है मतलब वो हमारे लिए डस्टबिन हो गया। इट्स नॉट लाइक दैट, ओके। वी शुड यूज डस्टबिन एंड वी शुड मैनेज द वेस्ट, कि वो पूरा का पूरा कलेक्शन म्यूनसिपालिटी अच्छे से करती है, तो वहाँ से हमारा कलेक्टेड जो भी गार्बेज है वो कलेक्ट करके जाए पूरी सोसाइटी में से या हमारे घर के आगे से, ठीक है, और वो प्रॉपरली उसको डंप कर दे या मैनेज करते, वो जो भी है वो हमारे रेसिडेंशियल रीजन से दूर होता है, ठीक है। तो खास करके हाउस फ्लाई के लिए ये गार्बेज जो है वो हमें क्या करना चाहिए, प्रॉपर प्लेस पे अच्छे से उसको रखना चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज बाकी के इसके हाउस फ्लाई के प्रिवेंटिव मेजर्स में ये है कि और ये मॉस्किटो के लिए भी होंगे कि हमारे घर के जो भी विंडोज है तो विंडोज में हमें नेट लगा के रखने चाहिए ताकि हाउस फ्लाई वगैरह जो है वो हमारे घर में आ ना सके, ठीक है। लेकिन दरवाजे वगैरह तो है ही, तो कहीं ना कहीं से वो आ सकता है, लेकिन हो सके वहां तक हमें क्या करना चाहिए कि इतनी कोशिश करनी चाहिए कि वो हमारे घर पे ना आए, ठीक है। फिर इसमें एक और पॉइंट है कि हाउस फ्लाई को हमें we can kill them, okay, by one or the other way, but I would not suggest that कि ultimately every living organism has a right to survive or to live, okay, so we cannot kill them or we should not kill them, okay, but otherwise that is the way कि उसको क्या कर देना चाहिए, मार देना चाहिए, ठीक है। तो उसी के लिए आपने तो देखा होगा कि होटल्स मॉल्स वगैरह में वो पर्पल ब्लू काइंड ऑफ ट्यूबलाइट वाले जो ऐसे बॉक्सेस रखे होते हैं और उसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो कहीं सारी हाउस फ्लाई होगी, ठीक है। तो एक्चुअली वो चीज़ गलत है क्योंकि वो उसमें सारी मर जाएगी, ठीक है। तो दूसरे भी कई अलग अलग तरीके हैं कि हाउस फ्लाई को कलेक्ट करने के, मतलब जो घर में होती है हाउस फ्लाई वो एक ऐसा रोटेटिंग डिवाइस आता है, ठीक है, उसको रख देने का कहीं पे फ्लोर पे और उसमें शुगर जैसी चीज़ रखनी होती है, ठीक है, या मेल्टेड शुगर जैसी चीज़ है। तो उससे क्या होती है, हाउस फ्लाई अट्रैक्ट होती है और जैसे उसके ऊपर बैठती है तो वो घूमता हुआ मशीन मशीन जो होता है वो उसको अंदर कर देता है, ऐसे कलेक्ट कर लेता है, तो हाउस फ्लाई उसमें मरती नहीं है।
तो ऐसे काफ़ी सारे अलग अलग डिवाइसेस जैसी चीज़ें अवेलेबल है कि जिससे हम क्या कर सकते हैं, हाउस फ्लाई को बिना मारे कलेक्ट करके भी बाहर छोड़ सकते हैं, ऐसे कुछ, ठीक है। बट अल्टीमेटली उससे हमें क्या करना है, प्रिवेंशन इन तरीकों से लेना है। ओके, नाउ नेक्स्ट कैरियर दैट इज द मॉस्किटो, ठीक है। मॉस्किटो भी अपने साथ काफ़ी सारे डिजीज के पैथोजेंस जो है वो कैरी करता है। एक हमने एग्जांपल लिया था आगे, एनिफिलीज फीमेल मॉस्किटो। तो एनिफिलीज फीमेल मॉस्किटो में क्या होता है, आपको मालूम है कि वो मलेरिया के पैथोजन प्लाज्मोडियम को अपने साथ कैरी करता है, ठीक है। और वैसा मॉस्किटो जब भी किसी पर्सन की बॉडी को बाइट करता है तो ये प्लाज्मोडियम उनकी बॉडी में वो क्या कर देगा, इंजेक्ट कर देगा। सो देन आफ्टर दैट पर्सन विल सफर फ्रॉम मलेरिया, ठीक है। तो ये मॉस्किटो एक कैरियर हुआ। दूसरा एक मॉस्किटो है एरीज मॉस्किटो, वो डेंगू के पैथोजेंस जो है वो अपने साथ कैरी करता है, ठीक है। और वैसा मॉस्किटो अगर किसी बंदे को बाइट करेगा तो उसको डेंगू हो सकता है, ठीक है। तो ये मॉस्किटोज जो है वो इस तरीके के अलग अलग हम कह सकते हैं कि क्या करेंगे, पैथोजेंस अपने साथ कैरी करेंगे, और जब वो बाइट करेंगे तो ऐसे पैथोजेंस हमारी बॉडी में क्या कर देंगे, पैरेलली इंजेक्ट कर देंगे, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ देम पर्सन हैव टू सफर फ्रॉम वन और द अदर डिजीजेस, ठीक है, वायरल फीवर, ये मलेरिया वगैरह, ठीक है। तो क्या इसके प्रिवेंटिव मेजर्स हो सकते हैं, तो सबसे पहले इसमें आता है स्टैग्नेंट वाटर। मॉस्किटोज जो है वो हमेशा स्टैग्नेंट वाटर में ब्रीडिंग करते हैं। स्टैग्नेंट वाटर इन द सेंस जमा हुआ पानी, ठीक है। तो ऐसे सीजन में मानसून में हमें पता है कि बारिश होती है तो कई जगह पे पानी जमा हुआ रहता है, ठीक है। तो इस जमे हुए पानी को हमें सबसे पहले हटाना है, ठीक है। तो इसके अलग अलग मैं आपको जगह बताऊं कि जहाँ पे जमा हुआ पानी होता है या हम रखते हैं। तो इसकी पहली जगह है कि जो हमने पॉट रखा होता है बर्ड्स को पानी पीने के लिए, तो that is the, we can say that breeding place of the mosquito if we do not clean it, okay। अगर आप देखोगे तो काफी समय से अगर आपने उसमें पानी भर के रखा है, ठीक है, और सिर्फ आप पानी डाल देते हो, क्लीन नहीं करते हो, तो कभी आप उसको ध्यान से देखोगे तो उसके अंदर आपको ऐसे छोटे छोटे हिलते हुए मॉस्किटो के लार्वा नजर आएंगे, ठीक है। ये लार्वा अल्टीमेटली मॉस्किटो में कन्वर्ट होंगे और वो उड़ के हमारे ही घर पे आएंगे, ठीक है। इसलिए मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हमें वैसा पॉट नहीं रखना चाहिए, डेफिनेटली वी शुड, ओके, बट वी शुड रैपिडली क्लीन इट, ओके। ट्वाइस इन अ वीक वी हैव टू क्लीन इट, ओके। अच्छे से उसको डिटर्जेंट से या उससे अच्छे से क्लीन करके वापस से रख के उसमें वापस पानी को कर देना चाहिए हमें, ठीक है, ताकि उसमें एल्गे और ये मॉस्किटो ब्रीडिंग और ऐसी सारी चीज़ें ना हो। दूसरा कि हमारा ओवरहेड टैंक, ठीक है, यानी कि ऊपर जो हमारा टैंक होता है, वाटर टैंक, वो उसके अंदर हमेशा स्टैग्नेंट वाटर तो होता ही है, पानी भरा ही हुआ होता है। तो उसमें भी ये लार्वा खास करके डेवलप होते हैं, ठीक है। तो उस टैंक को भी हमें क्या करना पड़ेगा, फ्रिक्वेंटली क्लीन करवाना पड़ेगा या करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे काफ़ी सारे एजेंसीज वगैरह अवेलेबल है जो कि इसका पूरे ईयर का कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वो रिमाइंडर भी खुद देंगे कि आपकी टैंक क्लीन करने का टाइम हो गया है, आप बोलो उस वक्त पे हम आ जाए और क्लीन करके जाए, तो वो आएंगे, क्लीन कर देंगे पूरा का पूरा टैंक। उस बार पे आपको टैंक खाली करना पड़ेगा बस, पर वो अच्छे से टैंक क्लीन कर देंगे और चले जाएंगे वापस। उनका जब टाइम आएगा तो वो ही वापस से रिमाइंडर देंगे, तो वो एक अच्छी हम कह सकते हैं कि फैसिलिटी है। उसके अलावा अगर हम खुद टैंक क्लीन कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, ठीक है। फिर तीसरी है कि जब ये बारिश के टाइम पे हमारे सराउंडिंग में, कंपाउंड में या कई जगह पे अगर ऐसा है कि कंटिन्यूस पानी जमा हुआ ही रहता है, ठीक है, तो वो हमें क्या कर देना चाहिए, रिमूव कर देना चाहिए, ठीक है। किसी ना किसी चीज़ को मॉप है या कोई ना कोई चीज़ को यूज़ करके हमें उसको क्या कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए, क्योंकि वो स्टैग्नेंट वाटर काफ़ी लंबे समय तक रहेगा या कंटिन्यूस बारिश होती रहेगी, तो वो स्टैग्नेंट वाटर में भी मॉस्किटो ब्रीडिंग शुरू हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ है कि कहीं से अगर पाइप वगैरह से लीकेज है और कंटिन्यूसली पानी उधर से ड्रॉप हो रहा है, ड्रिप हो रहा है, ठीक है, और गिर ही रहा है कंटिन्यूस, वहाँ पे नीचे जमा हो रहा है, तो वहाँ पर भी ये मॉस्किटो ब्रीडिंग हो सकता है। तो ये जो स्टैग्नेंट वाटर पॉइंट एक ही है, लेकिन आप देख सकते हो कि कहाँ अलग अलग जगह पे ये जमा होता है, ठीक है, वो हमें क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। तो दैट विल बी द बिगेस्ट प्रिवेंटिंग मेजर टू द मॉस्किटोज, ओके। और इसी वजह से आपने देखा होगा कि जो गवर्नमेंट है वो ऐसे मानसून टाइम पे क्या करती है, अलग अलग जगह पे विजिट करती है
या रेड लगाती है और देखती है कि कहाँ कहाँ पे स्टैग्नेंट वाटर है, कहाँ कहाँ पे मॉस्किटो ब्रीडिंग है, और वो तुरंत ही उसको क्लीन करने के लिए बोल देते हैं, ठीक है, चाहे वो फिर हमारा टेरेस हो, ओवरहेड टैंक हो, कंपाउंड हो, गार्डन हो, या जो भी हो, ठीक है। तो ये उसका रीज़न यही है कि ताकि ये मॉस्किटो ब्रीडिंग हम जितना अवॉइड करेंगे उतने उसके फैलने वाले ये जो डिजीज है, मलेरिया, डेंगू और वो सब, ठीक है, उनको भी हम क्या कर पाएंगे, अवॉइड कर पाएंगे, ठीक है। तो एक ये हमारा प्रिवेंटिव मेजर होगा, ठीक है, स्टेगनेंट वाटर हटाना, मॉस्किटो ब्रीडिंग अवॉइड करना। बाकी के जो प्रिवेंटिव मेजर्स है उसमें एक तो यही है कि विंडोज वगैरह जो है उस पर नेट लगा हुआ होना चाहिए ताकि मॉस्किटोज अंदर ना आए, ठीक है। फिर घर पे हम वो रैकेट है या मॉस्किटो स्प्रे है वो यूज़ कर सकते हैं ताकि मॉस्किटोज मर जाए, पर अगेन वो मैं नहीं कहूँगा। हाँ, ऑफकोर्स आप कहोगे कि भाई सर मॉस्किटो इतनी छोटी सी चीज़ इतना बड़ा डिजीज कर सकती है, फिर भी सो अलग अलग तरीके हैं जो कि जिससे हम उनको भगा सकते हैं, ठीक है। फिर बाकी जो हमारे मॉस्किटो रिपेलिंग मशीन्स वगैरह होते हैं, ठीक है, उनको हम ऑन कर सकते हैं ताकि वो मॉस्किटोज हमारे घर पे ना आए, ठीक है। वैसे लिक्विड्स वगैरह जो है वो आपको मालूम है, तो वो हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। रात को सोते वक्त हमारे जो एक्सपोजिंग पार्ट्स हैं, मतलब हैंड्स हमारे ओपन रहते हैं, लेग्स हमारे अगर ओपन रहते हैं, तो उन पे हमें मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम या जो भी है वो लगा देना चाहिए, ठीक है, ताकि मॉस्किटोज वहाँ पे आके हमें बाइट ना करे, ठीक है। बट हालांकि उसमें हमें चेक करना चाहिए कि उसकी स्किन एलर्जी हमें ना हो रही हो, ठीक है, कई बार ऐसा भी हो सकता है। तो ये अलग अलग प्रिवेंटिव मेजर्स है जो कि मॉस्किटोज से हमें क्या करेंगे, बचा के रखेंगे, ताकि ये कैरियर्स के थ्रू जो अलग अलग तरीके के डिजीज जो फैलते हैं उनको हम क्या कर सके, अवॉइड कर सके, ठीक है। मॉस्किटो के थ्रू ये मलेरिया है, डेंगू है, वो सब फैलता है। हाउस फ्लाई की वजह से ये डायरिया, फिर फूड पॉइजनिंग है, कॉलेरा है, ये सभी चीज़ें उनकी वजह से हो सकती है। तो ये डिजीज जो है उनको हम क्या कर पाएंगे, अवॉइड कर पाएंगे। सो ये जो था वो पूरा था, हम कह सकते हैं कि डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमंस, ठीक है। और किस तरीके से ये पैथोजेंस जो है वो फैलते हैं, बॉडी में एंटर होते हैं, और उनके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या क्या है, ये सारी चीजें हमने इस पूरे टॉपिक में और ये 2 लेक्चर्स में देखी, ठीक है। अब जैसे ह्यूमन बीइंग में डिजीज होते हैं वैसे एनिमल्स में भी डिजीज होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से आपके पेज नंबर 7 पे ये टॉपिक है, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल्स, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है कि डिजीज का नाम और पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये दोनों खास करके याद रखना है क्योंकि एग्जांपल्स के फॉर्म में पूछे जा सकते हैं। तो देखो एनिमल्स में फर्स्ट है फूट एंड माउथ डिजीज, आप देख सकते हो आपके नोट्स के अंदर, फूट एंड माउथ डिजीज। इसमें क्या होगा कि एनिमल्स के फूट पे और माउथ पे ब्लिस्टर्स आ जाएंगे, ठीक है, और दे विल सफर फ्रॉम दैट। तो खास करके कैटल जो होते हैं, ठीक है, इनमें ये ज़्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है। और ये किसकी वजह से होते हैं, तो वायरस की वजह से होते हैं, ठीक है। तो फूट एंड माउथ डिजीज और पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज वायरस। देन एंथ्रेक्स, एंथ्रेक्स भी एक हम कह सकते हैं कि बहुत ही डेंजरस डिजीज है एनिमल्स के लिए, ठीक है, और वो भी कैटल में वगैरह में फैलता है। और ये जो होता है वो बैक्टीरिया से होते हैं, और ये बैक्टीरिया कौन सा है, तो बैसिलस एंथ्रेसिस, ठीक है। ये बैक्टीरिया की वजह से ये एंथ्रेक्स डिजीज जो है वो एनिमल्स में फैलता है, ठीक है। तो ये जो एक है वो बैक्टीरिया कॉजिंग डिजीज है, ठीक है। देन एस्परगिलोसिस, ये फंगल इन्फेक्शन होगा क्योंकि फंगस से होता है, ठीक है। एस्परगिलस फंगाई का एक टाइप है, उसकी वजह से ये एनिमल्स में फैलता है, ठीक है। तो आपको बस यही याद रखना है, वायरस एनिमल्स में वायरस से होने वाला डिजीज तो फूट एंड माउथ डिजीज वी कैन से, देन बैक्टीरिया से होने वाला डिजीज एंथ्रेक्स, और फंगाई से या फंजाई से होने वाला डिजीज तो दैट इज एस्परगिलोसिस, ठीक है। तो ये एनिमल्स में डिजीज के बारे में हमने डिस्कशन किया, उसमें इतना डीप में हम जाएंगे नहीं जितना ह्यूमन बीइंग में गए थे, ठीक है। देन डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स इन प्लांट्स, प्लांट्स में भी माइक्रोब्स जो है वो अलग अलग तरीके के डिजीज क्रिएट करते हैं। तो जैसे कि एक है रस्ट ऑफ वीट, ठीक है, तो ये वीट प्लांट्स में फैलता है वह ये डिजीज है, ठीक है। देन येलो वेन मोजाइक ऑफ ओकरा, यानी कि भिंडी, भिंडी में ये ऐसा डिजीज जो है वो फैलता है। सिट्रस कैंकर, तो वो भी एक तरीके का डिजीज है जो कि उनमें फैलता है, ठीक है। या सीट्रस फ्रूट जो होता है, ठीक है, यानी कि लेमन है, फिर ऑरेंज है, तो इन सब में ये फैलता है, ठीक है। तो ये सारे जो है डिजीज वो प्लांट्स में फैलते हैं। तो ये रस्ट ऑफ वीट जो है वो किससे होता है, तो वो फंजाई से होता है, ठीक है।
फिर हम अगर देखने जाए तो ये साइट्रस कैंकर है, जो कि वो किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है, ठीक है। ये हमें सिर्फ याद रखना है, ठीक है, कि रस्ट ऑफ व्हीट तो फंजाई से फैलता है, फिर साइट्रस कैंकर है तो वो बैक्टीरिया से फैलता है, ठीक है। और येलो विंग मोज़ेक है जो कि ओकरा यानी कि भिंडी में फैलता है, तो वो वायरस से फैलता है, ठीक है। तो ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए, ठीक है, कि प्लांट्स में कौन कौन से अलग अलग ये डिजीज स्प्रेड होते हैं और उनके पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि फंजाई है या बैक्टीरिया है या वायरस है, ठीक है। तो एनिमल्स में और प्लांट्स में आपको सिर्फ इतना याद रखना है, ठीक है, जो एग्जांपल इसमें दिए वो इनफ है, ओके। तो इस तरीके से ये डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो कि एनिमल्स और प्लांट्स उनमें भी क्या करते हैं, अलग अलग तरीके की डिजीज स्प्रेड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। डिजीज कॉजिंग इन ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड वी कैन से दैट प्लांट्स, ओके। सो अब हमारा दो टॉपिक बचते हैं, एक है फूड पॉइजनिंग और एक है नाइट्रोजन साइकिल। इन दोनों के अलग अलग लेक्चर्स बनेंगे, ठीक है। तो फूड पॉइजनिंग में हम देखेंगे फूड पॉइजनिंग क्या है वगैरह, वो तो छोटा सा कंसेप्ट रहेगा, लेकिन ज्यादातर इसमें हम देखेंगे फूड प्रिजर्विंग मैथड्स कि हाउ कैन वी प्रिजर्व आवर फूड फॉर द लॉन्ग टाइम, ओके। और नाइट्रोजन साइकिल में हम देखेंगे कि कैसे माइक्रोब्स हमारे लिए हेल्पफुल है सॉइल के अंदर नाइट्रोजन फिक्स करने में, और ये पूरा साइकिल किस तरीके से घूमता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम कंसेक्यूटिव 2 लेक्चर्स में अब आगे देखने वाले हैं और ये चैप्टर फिर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सो आप लोग क्या करोगे, ये पेज नंबर 7 तक माइक्रो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स इन प्लांट्स वहां तक आप पढ़ लोगे, इंक्लूडिंग दैट, मतलब फूड पॉइजनिंग तक। फूड पॉइजनिंग पढ़ना नहीं है, चाहो तो पढ़ सकते हो, ठीक है। इतना पढ़ के कोई भी डाउट्स या कंफ्यूजन हो तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। सो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर।